गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस कवर कर रहे हैं। हमने दो टॉपिक हैं वो कवर कर लिए थे। फर्स्ट हमारा टॉपिक था जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भिक समय सारणी, जिसमें हमने ये देखा था कि पृथ्वी क्या है, कि जैसे पृथ्वी का ओरिजिन हुआ है तब से लेकर अब तक कौन कौन से स्पीसीज हैं उनका ओरिजिन हुआ, कौन कौन से स्पीसीज हैं उनका इवोल्यूशन हुआ है, किनका एक्सटिंक्शन हुआ है और कैसे पृथ्वी ने अपने वर्तमान स्वरूप को धारण किया है। उसके बाद में हमने दूसरा जो टॉपिक था वो देखा था द फोर्सेस दैट शेप द अर्थ, मीन्स पृथ्वी के ऊपर जितनी प्रकार की भूआकृतियां पाई जाती हैं उनका निर्माण जो है वो किन बलों के कारण हुआ है। इसमें हमने देख लिया था एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्रमश कार्य करते हैं। अंतर्जात बल जो होते हैं, जो एंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं, हमने देखा था दैट आर जनरेटेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भूभाग से वो उत्पन्न होते हैं। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या है कि अंतर्जात बल उत्पन्न होते हैं। इसमें रेडियो एक्टिव डीके भी होता है, प्रीमोरिडियल हीट भी होता है। हमने इन सब का डिस्कशन जो है वो कर लिया था। उसके बाद में आज हम हमारा जो तीसरा टॉपिक है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके कुछ पॉइंट्स तो हमने कवर कर लिए थे, जिसमें हमने देखा था कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। मीन्स क्या है कि वो सॉलिड मास नहीं है, वो होमोजीनियस नहीं है, वो हिट्रोजीनियस है, वो डिफरेंट लेयर्स में पाई जाती है। हमने कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो कवर किए थे, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हमने पॉइंट जो कवर कर लिया था वो ये था कि बेसिस ऑफ स्टडी क्या है, मीन्स इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है वो किस प्रकार की पाई जाती है, ऐसा हमें जानकारी कौन कौन से सोर्स से मिलती है। तो जो दो सोर्स होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट सोर्स एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट सोर्स। जो डायरेक्ट सोर्स होता है उसके द्वारा पृथ्वी में जैसे कि माइनिंग हो गया है, ड्रिलिंग हो गया है, इन सब को लिया जाता है। अर्थ के इंटीरियर में हम जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे क्या है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता जाता है। तो ऐसे में क्या है कि किसी भी मशीन का फंक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस डायरेक्ट सोर्स से हमें जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो काफी कम होती है। ठीक है, तो जो मेन सोर्स होता है पृथ्वी के अर्थ के इंटीरियर को जानने का वो कौन सा होता है, इनडायरेक्ट सोर्स होता है। इनडायरेक्ट सोर्स में हमने सबसे पहले स्टडी की थी मीटियोराइट्स की। मीटियोराइट्स के द्वारा साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, क्योंकि मीटियोराइट्स भी उसी प्रकार से सौरमंडल का भाग है जिस प्रकार से पृथ्वी है, और पृथ्वी की और इन मीटियोराइट्स की क्या है संरचना है जो लगभग बिल्कुल एक जैसी ही होती है। इस वजह से क्या है, साइंटिस्ट इसकी स्टडी से पृथ्वी के इंटीरियर को जानने का प्रयास करते हैं। सेकंड जो सोर्स है वो है वोल्केनिसिटी, फर्स्ट सोर्स एंड दिस इज द सेकंड सोर्स। सेकंड सोर्स वोल्केनिसिटी। मैंने यहाँ पर वोल्केनो क्यों नहीं लिखा है, वोल्केनो और वोल्केनिसिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वोल्केनो उन फिजिकल लैंडफॉर्म्स को बोलते हैं जो कि वोल्केनिसिटी की प्रोसेस में बनते हैं। जो हम देख सकते हैं वो सारे फिजिकल लैंडफॉर्म्स, जैसे कि वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, मतलब ज्वालामुखी पर्वत हैं, जिनका निर्माण क्या है कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। वेंट है, यानी कि एक ओपनिंग है अर्थ सरफेस में जिसमें से क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ये सारे लैंडफॉर्म्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें वोल्केनो में डाला जाता है। जबकि वोल्केनिसिटी एक वो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है जिसमें आपका मैग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, किस प्रकार से मैग्मा के ऊपर क्या है कि टेम्परेचर, किस प्रकार से उसके ऊपर प्रेशर कार्य कर रहा है, कौन सी उसके अंदर गैसेस पाई जाती हैं, किसकी वजह से क्या है वो जो वोल्केनो है, जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर आता है वोल्केनो के रूप में और लावा का रूप ग्रहण कर लेता है। इस वोल्केनो की प्रोसेस में क्या है कि सिर्फ लावा ही बाहर नहीं आता है, इसमें और भी मटेरियल जो है वो बाहर आता है, जैसे कि वोल्केनिक एशेज हो गई हैं, डस्ट है, इसमें स्कोरिया है, ब्रेशिया है, प्यूमाइस, टफ, ये बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनकी डीप स्टडी जो है हम उस टॉपिक में करेंगे जहां पर हम वोल्केनो को कवर करेंगे। बट ये जो भी मटेरियल पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर निकलता है ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा, इनकी स्टडी करके हमें पता चलता है कि पृथ्वी का इंटीरियर स्ट्रक्चर, पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, मेन जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का वो है सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। तो जो थर्ड सोर्स है वो है सिस्मिक वेव्स। भूकंपीय तरंगों के सहायता से हमें कैसे पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है।
भूकंपीय तरंगों से ही हमें पता चला कि पृथ्वी जो है वो एक सॉलिड मास नहीं है। मीन्स पृथ्वी के अंदर अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं। पृथ्वी होमोजीनियस नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो संरचना है वो एक ही प्रकार के मिनरल से नहीं हुई है। इसके अलग अलग लेयर्स हैं और उनमें अलग अलग प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। ये हमें पता चलता है भूकंपीय तरंगों से, क्योंकि भूकंपीय तरंगें केवल एक ही प्रकार की नहीं होती हैं। ये हमने कल भी स्टडी किया था कि ये कितने प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्राइमरी वेव्स, जिसे क्या है कि सिस्मोग्राफ द्वारा सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स बोला जाता है। इनकी स्पीड सबसे तेज होती है। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों फॉर्म में से क्या है पास हो सकती है। बट सॉलिड फॉर्म में क्या है कि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैसियस जो मीडियम होता है उसमें सबसे कम होती है। इसकी स्पीड को रिकॉर्ड किया गया। इससे हमें पता चला कि जो अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर है, अर्थ की जो लेयर्स हैं जो कि इसके इंटीरियर में पाई जाती हैं, वो सारी की सारी सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड भी है और वो गैसियस फॉर्म में भी है। उसके बाद में हमने देखा भूकंपीय तरंगों में सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स, जिनकी रिकॉर्डिंग होती है प्राइमरी वेव्स के बाद में सिस्मोग्राफ पर। सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं? सिर्फ सॉलिड मटेरियल में से ही, सॉलिड मीडियम में से ही अपने आप को पास कर सकती हैं। लिक्विड और गैस में ये पास नहीं होती हैं, क्योंकि क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इन्हें पास होने के लिए कोई रिजिड मीडियम की आवश्यकता होती है, सॉलिड मीडियम की आवश्यकता होती है। इन भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके हमें पता चला कि अर्थ की जो लेयर्स हैं वो सारी की सारी सॉलिड नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी वेव्स तो कहीं कहीं पर डिसअपियर ही हो गई अर्थ की लेयर्स में। इससे पता चला कि हर जगह तो मतलब अर्थ की लेयर्स सॉलिड नहीं है। जहां लिक्विड है वहां पर सेकेंडरी वेव्स जो है वो डिसअपियर हो गई हैं। कुछ वेव्स और भी जनरेट होती हैं, जिसमें कि सरफेस वेव्स आती हैं। सरफेस वेव्स जो कि अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा डैमेज का कारण बनती हैं, जिनके हमने दो पार्ट देख लिए थे। सबसे पहले था लॉन्ग वेव्स, जिसको कि क्या है लव वेव्स बोला गया था, जिसको डिस्कवर किसने किया था? REH लव ने किया था, ये साइंटिस्ट रहे थे। और उसके बाद में था रेले वेव्स, जिसे कि LR कैटेगरी में डाला गया था। अब इन वेव्स से मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से क्या है कि पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं कि पृथ्वी में कौन कौन सी लेयर्स हैं वो पाई जाती हैं। हमने इसके सारे सोर्स की स्टडी कर ली है कि इन सोर्स से हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे क्या है कि इसको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। सबसे पहले हम इसका सबसे जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, सबसे जो जनरल क्लासिफिकेशन किया गया है बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, वो देखते हैं। सबसे ऊपरी परत जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्रस्ट बोला गया है, भूपरपट्टी कहा गया है, जिसके ऊपर हम रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा गया है सियाल। ये सबसे जनरल क्लासिफिकेशन दिया गया है। मतलब सियाल मीन्स SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड AL स्टैंड फॉर हियर एल्यूमिनियम। मीन्स सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी जो परत है उसे क्रस्ट बोला गया है। मतलब मेजर जो इसमें मिनरल्स पाए जाएंगे वो सिलिका और एल्यूमिनियम ही मिलेंगे। उसके बाद में क्या है कि इसकी जो मोटाई है वो कितनी पाई जाती है? 5 to 70 किलोमीटर तक जो है वो मतलब ये परत जो है वो पाई जाती है। इसमें भी देखिए मैंने बना रखा है। इसमें क्या है कि दो पार्ट इसके होते हैं। सबसे पहली है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और उसके बाद में होती है ओशियनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी जो चौड़ाई मिलेगी, उसकी मतलब जो मोटाई मिलेगी वो होगी आपकी 35 to 70 किलोमीटर्स। इसमें क्या है कि क्रस्ट के हमने दो पार्ट कर लिए हैं। सबसे पहले है हमारा CC मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द सेकंड वन इज ओशियनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो हमें 35 to 70 किलोमीटर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। ग्रेनाइट जो कि हैवी मिनरल होता है, जबकि जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बेसाल्ट से बनी हुई है। बेसाल्ट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू बेसिक लावा। बेसिक लावा जिसके अंदर क्या है कि सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है। ओके, और ग्रेनाइट रिलेटेड टू एसिडिक लावा जिसके अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसके अंदर क्या है कि जो नेटवर्क होता है सिलिका की वजह से वो काफी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रॉक्स जो हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मीन्स अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके बढ़ते ही क्या है कि ये जो रॉक्स होती हैं वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती हैं। ये भी हम वोल्केनो के चैप्टर में ही देखेंगे कि एसिडिक लावा कौन सा होता है, बेसिक लावा कौन सा होता है,
एंडेसाइट कौन सा लावा है, डेसाइट कौन सा लावा है, तो इन सब की स्टडी हम वोल्केनो में करेंगे। बट मेन है यहाँ पर ये बताने का कि कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है और ओशेनिक क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है। ये बनी हुई है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो बनी हुई है वो है ग्रेनाइट से बनी हुई है, जबकि जो आपकी ओशेनिक क्रस्ट है वो 70 to 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई यानी कि इसकी जो मोटाई है ओशेनिक क्रस्ट की वो कम पाई जाती है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो उसकी मोटाई ज्यादा पाई जाती है। जो आपकी ओशेनिक क्रस्ट है वो कौन से मिनरल से बनी है, बेसाल्ट मिनरल से बनी है। वो बेसाल्ट दैट इज रिलेटेड टू बेसिक लावा, जो बेसिक लावा के ज्यादा पास में है। बेसिक लावा जिसमें कि सिलिका की मात्रा कम होती है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। उसके बाद में देखिए बेसाल्ट जो होता है वो काफी हैवी होता है और ग्रेनाइट जो है वो लाइट मिनरल होता है। उसके बाद में जब मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट जब आपस में टकराती हैं, यानी कि जब इनका कन्वर्जेंस होता है, तब ओशनिक जो प्लेट है वो इस तरीके से सबडक्ट हो जाती है बीनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट, क्योंकि वो हैवी है। इस तरीके से यहाँ देखिए आप, मान लीजिए कि ये तो है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और यहां से मूव हो रही है ओशनिक क्रस्ट, तो यहाँ पर क्या है कि इसका सबडक्शन होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का सबडक्शन होगा, क्योंकि ये जो प्लेट है वो ज्यादा हैवी है क्योंकि ये बेसाल्ट से बनी है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की प्लेट क्या है कि इस तरीके से ऊपर मूव करेगी, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लाइट मिनरल से बनी हुई है, वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। इसी वजह से ये इस कॉन्सेप्ट की हम स्टडी करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। मींस जितनी भी ये सारी लिथोस्फेरिक प्लेट है जो कि आपकी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर है वो मूव कर रही हैं। अब क्या है कि कुछ वर्ड्स आपको मतलब कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, जैसे मैंने लिथोस्फीयर बोला, एस्थेनोस्फीयर बोला है, बट क्या है कि हम इन सब की स्टडी अर्थ की जो लेयर्स है उसके अंदर करने वाले हैं। ये जो है हमने देख लिया कि अर्थ की जो सबसे ऊपरी लेयर पाई जाती है, जो सबसे ऊपरी परत पाई जाती है उसे भूपर्पट या क्रस्ट बोला जाता है, जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। उसकी जो एवरेज मतलब मोटाई है वो कितनी पाई जाती है, 5 to 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। ओके, यहाँ पर हमने देख लिया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो मोटाई है वो ज्यादा मिलेगी, 35 to 70 किलोमीटर तक मिलेगी, और वो ग्रेनाइट से बनी हुई है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। उसके बाद में हमने ये भी देखा यहाँ पर कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो 7 to 10 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मिलती है, और ये बेसाल्ट से बनी हुई है। बेसाल्ट हैवी है, दैट इज रिलेटेड टू बेसिक लावा, एंड ग्रेनाइट इज रिलेटेड टू एसिडिक लावा। एसिडिक लावा मतलब सिलिका की मात्रा 70 to 100% तक भी हो जाती है, और इसमें बेसाल्ट में जो है वो सिलिका की मात्रा काफी कम पाई जाती है, दैट इज 25 to 30% तक इसमें होती है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड लेयर। जो पृथ्वी की सबसे मध्यम की परत पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, मेंटल, प्रवाल जिसे बोला जाता है। इसके सामने लिखा हुआ है सीमा, मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम। इसमें पाए जाने वाले दो मेन मिनरल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, सिलिकेट। यहाँ पर क्या है कि SI का मतलब है सिलिकेट, मतलब ज्यादा हैवी जो सिलिका होती है वो इसमें मिलती है। और सेकंड है Ma मीन्स मैग्नीशियम। ये जो परत है वो पृथ्वी में कितनी गहराई तक पाई जाती है, दैट इज अप टू 2900 किलोमीटर, मीन्स 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक क्या है कि ये वाली परत जो है आपकी मिलती है। इसमें यहाँ पर दिखाया गया है, इसके यहाँ पर दो पार्ट किए गए हैं, आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल। देखिए ये जो परत है इसमें मेन जो मिनरल्स थे वो कौन से थे, सिलिकेट एंड मैग्नीशियम। जो थर्ड लेयर है अर्थ की, मतलब जो सबसे इनर लेयर है, जो सबसे आंतरिक भाग है पृथ्वी का, उसे बोला जाता है कोर, हिंदी में से करोड़ कहा जाता है। ये इसके लिए यूज किया जाता है वर्ड निफे। निफे दो जो है केमिकल से मिलकर बना हुआ है, मीन्स निकल एंड फेरस, अप टू 6371 किलोमीटर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी है, 6371 किलोमीटर है। कहीं पर ये किसी बुक्स में आपको ये 6378 किलोमीटर भी दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, मेन जो इसमें दो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, निकल है एंड फेरस है, मीन्स आयरन। हमने क्या है ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन की स्टडी कर ली थी। ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जब पृथ्वी बनी थी, मीन्स सोलर नेबुला से जब पृथ्वी अलग हुई थी, तो क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स थे। कुछ हाई डेंसिटी के मिनरल्स थे और कुछ लो डेंसिटी के मिनरल्स थे।
इन्होंने क्या है, जो हाई डेंसिटी के मिनरल्स थे, मीन्स जो अधिक घनत्व के मिनरल्स थे, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में इकट्ठा हो गए थे। उसके ऊपर क्या है कि लो डेंसिटी के, और उसके ऊपर वेरी लो डेंसिटी के मिनरल्स जो है वो इकट्ठा हो गए थे। इसीलिए क्या है कि सबसे जो हाई डेंसिटी के मिनरल्स हैं, निकल एंड फेरस, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। उसके ऊपर क्या है कि सिलिकेट एंड मैग्नीशियम पाए जाते हैं, और उसके ऊपर वेरी लो डेंसिटी के मिनरल्स, इनकी कंपैरिजन करें तो यहाँ पर क्या है कि सबसे अपर पार्ट में पाए जाते हैं। इसी वजह से क्या है कि ग्रेविटी भी जो है वो अलग अलग लेयर्स में अलग अलग पाई जाती है। यहाँ पर हमने ये भी देख लिया था कि जैसे जैसे ये मिनरल्स अपनी अपनी जगह पर एक्यूमुलेट हो रहे थे, अपनी अपनी जगह पर इकट्ठा हो रहे थे, तो क्या है कि पृथ्वी में इनके मूवमेंट की वजह से एनर्जी या हीट उत्पन्न हुई थी, जिसे हमने जियोथर्मल एनर्जी के नाम से जाना था। हमने देखा था कि पृथ्वी में क्या है कि एक प्रकार की मतलब ऊष्मा पाई जाती है, थर्मल एनर्जी पाई जाती है, उसे क्या है जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो इन सब की हमने स्टडी कर ली थी। आज जो मेन हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे क्रस्ट की, लिथोस्फीयर की, ओशनिक क्रस्ट कैसे है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसे है। मेन जो पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, बट इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रहते हैं, उसका डिस्कशन हम अभी करेंगे। जस्ट गिव मी 2 minutes, जस्ट लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलिए देखते हैं कि जो आपकी क्रस्ट है उसकी कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, और वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के रूप में कैसे विद्यमान है। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी है ओशनिक क्रस्ट। इनको मिलाकर करके क्या है कि क्रस्ट का निर्माण होता है। तो ये सबसे पहली, मतलब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपरी जो परत है उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेकंड है उसे बोलते हैं ग्रेनाइट की रॉक्स, जहां पर क्या है कि ग्रेनाइट की प्रधानता होती है, एंड जो थर्ड है उसे बोलते हैं बेसाल्ट की रॉक्स। ठीक है, ये जो डिवीजन आपको मिलेगा ना सिर्फ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ही मिलेगा, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई है 35 से 70 किलोमीटर तक। तो इसका जो है वो 3 पार्ट्स में मेन डिवीजन किया जाता है। ऐसा नहीं कि इनको अलग से ही हम डिवाइड करते हैं, मतलब इस तरीके से क्या है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, जो एलुवियल सॉइल होती है उससे होता है, यानी कि क्या है, जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, उसके जमाव से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। उसके बाद में क्या है कि ग्रेनाइट रॉक्स मिलती हैं, एंड थर्ड जो है वो बेसाल्ट रॉक्स मिलती हैं। इसमें देखिए जो ये सबसे ऊपरी परत है ये है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स की, जिसका फैलाव क्या है कि कुछ न कुछ आपके ओशन में भी मिलेगा, क्योंकि क्या है, नदियों के द्वारा जो तलछट जो भी लेके आए जाते हैं उनका जमाव तो क्या है कि समुद्र में, ओशन के अंदर ही हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि सेडिमेंट्री रॉक्स का कुछ पतला सा बहुत ही थिन पार्ट जो है वो यहाँ पर भी पाया जाता है। उसके बाद में जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके 2 मेन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर होता है अपर क्रस्ट और उसके नीचे है लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट की जो मोटाई है वो कितनी पाई जाती है, 10 से 20 किलोमीटर तक, 10 to 20 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। तो यानी ये जो है सबसे ऊपर का क्या है, ये अपर सरफेस है, अपर सरफेस। सेकंड जो ये है अपर क्रस्ट है वो मेनली क्या है, ग्रेनाइट इसमें मेन पाया जाता है, और इस जो लोअर क्रस्ट है उसके अंदर बेसाल्ट मेन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला है आपको, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके 3 पार्ट्स में डिवीजन किए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स है जो सबसे ऊपर है, वेरी थिन है, उसके बाद में इसमें ग्रेनाइट की प्रधानता होती है, और उसके बाद में इसमें बेसाल्ट की प्रधानता होती है। तो ये जो 3 पार्ट हैं जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ही पाए जाते हैं। ओशनिक क्रस्ट में ऐसे पार्ट जो है वो नहीं पाए जाते हैं। ओशनिक क्रस्ट में हमने देखा सबसे पहले क्या है कि सेडिमेंट्स का जमाव हो गया है, और उसके बाद में ये जो बेसाल्ट रॉक्स चल रही थी यही क्या है कि यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है इसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। अब हम अर्थ में जितनी भी लेयर्स करेंगे उनके बीच में क्या है कि हमें मेजर 5 डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। सबसे पहले मिलती है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, रैपिटी डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एंड लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ये डिसकंटिन्यूटी हमें जो है वो अर्थ के इंटीरियर में देखने को मिलेगी। इन सब की हम स्टडी करेंगे, बट 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप क्या है कि हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके हमने मेजर, वैसे तो इसके 2 ही मेजर पार्ट्स हुए हैं, एक अपर क्रस्ट और एक लोअर क्रस्ट। इसके बीच में
सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी हमें मिलेगी वो है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ध्यान से समझिएगा इस फिगर को आप। जैसे क्या है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिसकी मोटाई कितनी है 35 से 70 किलोमीटर तक है। यहाँ पर जो है वो है ओशियनिक क्रस्ट जिसकी मोटाई 7 से लेकर के 10 किलोमीटर तक है। मेन यहाँ पर ओशियनिक क्रस्ट में आपको बेसाल्ट ही देखने को मिलेगी, जबकि कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसके अंदर आपको ग्रेनाइट और उसके नीचे बेसाल्ट देखने को मिलती है। ग्रेनाइट मैंने बोला था कि हल्की होती है और बेसाल्ट जो है वो हैवी होती है। बेसाल्ट इज रिलेटेड टू बेसिक लावा मतलब सिलिका की मात्रा कम। दूसरा ग्रेनाइट हैवी है, सिलिका की मात्रा इसके अंदर ज्यादा होती है, 70 to 100% तक भी हो सकती है। सिलिका की वजह से एक नेटवर्क जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो लो हो जाता है। मीन्स टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ते ही क्या है कि रॉक्स मेल्ट होना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा, इतना थोड़ा भी नहीं है, मतलब इसके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो ही होता है, क्योंकि नेटवर्क बहुत अच्छा बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है सिलिका की मात्रा ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ग्रेनाइट मिलती है जो कि हल्की है और बेसाल्ट जो है वो हैवी है। हल्की होगी, लाइट होगी, तो मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो भी कम होगी। इस यहाँ पर ग्रेनाइट रॉक जो है उसकी डेंसिटी 2.5 to 2.7 ग्राम पर घन सेंटीमीटर जो है वो पाई जाती है, जबकि जो आपकी लोअर क्रस्ट है उसका जो घनत्व है वो है 2.8 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मिलता है। यहाँ पर क्या है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आपको मिलेगी। इस डिसकंटिन्यूटी को बोला जाता है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी किन किन लेयर्स के बीच में पाई जाती है, तो वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में नहीं है। ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है उसे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट जो है वो आपके कॉन्टिनेंट में ही मिलेंगे, ओशन में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक और क्लासिफिकेशन क्या है कि हमें पृथ्वी का करना होता है, वो है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड बेरिस्फीयर। लिथोस्फीयर में कितना पार्ट जो है वो शामिल किया जाता है, यहां से लेकर के यहां तक। सबसे ऊपरी परत हम क्रस्ट को स्टडी कर रहे थे, उसके नीचे जो परत शुरू होगी, पृथ्वी की जो लेयर शुरू होगी वो होगी मेंटल। ठीक है, तो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल जो कि रिजिड है, मतलब जो कि कठोर है, वो आपका लिथोस्फीयर में आता है। देखिए लिथोस्फीयर में क्या है कि सबसे पहले तो क्रस्ट भी आएगी, प्लस जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ये वाला पार्ट भी आएगा। इस क्रस्ट के अंदर क्या है कि ओशियनिक, इस क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी आएगी प्लस ओशियनिक क्रस्ट भी आएगी। एक स्टडी मैंने कहा था कि ये बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन हम स्टडी कर रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, सियाल, सीमा एंड नीफे। ठीक है, जहां पे 5 to 70 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर एंड 6371 किलोमीटर, वो बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन था, हम वो भी साथ में पढ़ेंगे। बट साथ में क्या है कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया जाता है हम उसकी स्टडी भी करेंगे। आपको मैंने क्रस्ट बता दिया है, क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट को कैसे, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। बट लिथोस्फीयर का जो पार्ट आएगा, तो लिथोस्फीयर में आपकी क्रस्ट तो होता ही होता है, क्रस्ट में ओशियनिक क्रस्ट भी आती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी आती है। बट जो आपकी मेंटल की लेयर है, मतलब जो आपकी बीच की लेयर है पृथ्वी की, उसका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, जो कि रिजिड होता है, जो कि कठोर होता है, वो लिथोस्फीयर में ऐड होता है। तो मीन्स लिथोस्फीयर में ये जो पार्ट है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद में मीन्स मेंटल जो है वो लेयर तो स्टार्ट हो ही गई है। ठीक है, मेंटल का ये जो अपर मोस्ट पार्ट था ऑफ अपर मेंटल, ये वाला पार्ट तो हमने लिथोस्फीयर में ऐड कर लिया था। ओके, अब मेंटल का जो सेकंड लेयर आ जाती है वो होती है एस्थेनोस्फीयर। मेन जो मेंटल का डिवीजन किया जाता है वो किया जाता है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। बट अपर मेंटल में भी क्या है कि 4 पार्ट किए जाते हैं। सबसे पहला पार्ट हमने देख लिया है, अपर मोस्ट पार्ट है जो कि आपका एस्थेनोस्फीयर के अंदर चला गया है, जो कि रिजिड है। उसके नीचे की जो लेयर मिलेगी उसे बोला जाएगा एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर में यहाँ पर जो मोल्टन की जो मेंटल है,
जो मेंटल की रॉक्स है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, मीन्स वो गलना शुरू हो जाती है। यहां पर जो ये एस्थेनोस्फीयर है इसमें 1% लिक्विड एंड 99% सॉलिड मिलता है। मीन्स मेंटल की शुरुआत जो है वो यहाँ पे 100 किलोमीटर से हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि इसकी मतलब यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ था। 0 से क्या है कि 70 किलोमीटर तक, 70 किलोमीटर तक क्या है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी। उसके बाद में क्रस्ट थी मेन। ठीक है, उसके बाद में ये जो 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक का भाग था इसे क्या है कि अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल बोला गया था, जो कि रिजिड था, जो कि आपका लिथोस्फीयर के अंदर ऐड हो गया था। ये वाला सारा पार्ट जो है वो लिथोस्फीयर में आ गया था 100 किलोमीटर तक। अब 100 किलोमीटर से लेकर के 350 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर से लेकर के 350 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको एस्थेनोस्फीयर में ऐड किया जाता है। सबसे पहली हमने लेयर देखी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट में हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसके बाद में हमने देखा ओशनिक क्रस्ट। लिथोस्फीयर में जो देखा, ये लिख रखा है मैंने लिथोस्फीयर में, और इसको यहां तक बना रखा है, मीन्स ये वाला भाग, मीन्स ये वाला जो भाग है जो कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर है, जो कि भाग किसका है मेंटल का। ठीक है, मेंटल का। तो ये वाला जो भाग है वो आपका किसके अंदर आता है लिथोस्फीयर के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो दूसरी लेयर मेंटल की शुरू हो जाती है उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। यहाँ पर क्या है कि मेंटल की जो रॉक्स है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जो रॉक्स पाई जाती हैं वो 1% लिक्विड है और 99% यहाँ पर सॉलिड पाई जाती हैं। अब इस एस्थेनोस्फीयर की क्या क्या विशेषताएं हैं? इस एस्थेनोस्फीयर को LVC मीन्स लो वेलोसिटी जोन, LVZ लो वेलोसिटी जोन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको लो वेलोसिटी जोन? जब मैंने आपको सिस्मिक वेव्स पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि सिस्मिक वेव्स की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। यहाँ पर क्या है कि जो एस्थेनोस्फीयर है वो मैंने आपको बताया कि 1% इसमें लिक्विड पाया जाता है। मीन्स यहाँ पर जो मेंटल है उसकी रॉक्स ने गलना शुरू कर दिया है, मीन्स यहाँ पर सॉलिड नहीं है, ये प्लास्टिक जैसा पाया जाता है, मतलब कुछ ना कुछ इसका पार्ट लिक्विड भी है। इसकी वजह से जो सिस्मिक वेव्स मिलेंगी उनकी जो स्पीड है यहाँ पर आकर के कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है इसको लो वेलोसिटी जोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में देखिए एस्थेनोस्फीयर की कुछ और विशेषताएं अगर हैं तो देखते हैं। यही है बस इसकी विशेषताएं। मेन क्या है कि ये सॉफ्ट होता है एंड प्लास्टिक के जैसा होता है। हमने इसके ऊपर की लेयर देखी थी लिथोस्फीयर की थी, जो कि क्या है रिजिड था, और ये वाला जो पार्ट था वो सॉफ्ट था और प्लास्टिक की तरह था, जिसमें 1% लिक्विड था, 99% इसमें सॉलिड था। ठीक है, यहाँ पर जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर लिक्विड पाया जाता है, और 100 से 350 किलोमीटर तक क्या है कि इसकी मोटाई पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ तक हमने समझ लिया है कि हम नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है कि हम अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो समझ रहे हैं, और उनकी अलग अलग जो लेयर है उनकी अलग अलग विशेषताएं मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। उसके बाद में कोस्टल एरिया में क्या मिलता है? यहाँ पर क्या है कि कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर क्या है कि ओशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो कॉन्टिनेंट और ओशन क्या है कि ऐसे नहीं कि एकदम से अचानक से ही मिल जाते हो, ऐसा नहीं होता है। पहले क्या है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, यानी कि कॉन्टिनेंट का वो भाग होता है जो कि समुद्र में डूबा हुआ होता है। फिर इस तरीके से क्या है कि स्लोप बनता है, उसके बाद में क्या है कि बेसिन वगैरह जो बनते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो कोस्टल एरिया में कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच का जो भाग होता है उसको ट्रांजिशन जोन बोला जाता है। ट्रांजिशन जोन का क्या मतलब होता है? ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण क्षेत्र। मतलब कुछ विशेषताएं इसमें कॉन्टिनेंट की है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें सारी की सारी विशेषताएं कॉन्टिनेंट की हों। इसमें कुछ विशेषताएं आपकी ओशन की भी हैं। मीन्स कॉन्टिनेंट यहाँ पर खत्म हो रहा है और ओशन स्टार्ट हो गया है, यानी कि दोनों की दोनों विशेषताएं इस भाग के अंदर पाई जाती हैं। उसे ट्रांजिशन जोन, उसे संक्रमण क्षेत्र बोला जाता है। ये जो आपका एरिया है वो कोस्टल रीजन में ही पाया जाता है। ठीक है, इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ को और कॉन्टिनेंटल स्लोप को ऐड किया जाता है। आई होप
आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिशन जोन किसको कह रही हूं मैं, लिथोस्फीयर किसको बोला जा रहा है, एस्थेनोस्फीयर किसे बोला जा रहा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसे बोला जा रहा है, ओशियनिक क्रस्ट किसे बोला जा रहा है। अब हमने एस्थेनोस्फीयर तक स्टडी कर ली है, मीन्स हमने जो क्रस्ट जो अपर मोस्ट लेयर थी उसकी स्टडी कर ली। मेंटल को हमने स्टार्ट कर लिया है। मेंटल का जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल है जो कि रिजिड है वो हमने ऐड कर लिया है लिथोस्फीयर के अंदर। लिथोस्फीयर के बाद में हमने एस्थेनोस्फीयर को देखा कि एस्थेनोस्फीयर क्या है कि सॉफ्ट है एंड प्लास्टिक फॉर्म में पाया जाता है, मतलब 1% लिक्विड है और 99% सॉलिड है। यहाँ पर हमने देखा कि इसको लो वेलोसिटी जोन भी बोला जाता है क्योंकि जो सिस्मिक वेव्स है उनकी स्पीड यहाँ पर कम हो जाती है। हम पहले ही इस बात की स्टडी कर चुके थे कि जो सिस्मिक वेव्स हैं उनकी स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है और गैस में उससे कम होती है। मैं एक बात को 3-4 बार इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए, ठीक है, आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। आई होप जितना भी मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। हमने आज क्या क्या देखा, हमने सोर्स के बारे में देखा कि कौन कौन से डायरेक्ट सोर्स हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग, कौन कौन से इनडायरेक्ट सोर्स हैं। किसके हैं ये सोर्स, पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए। जैसे कि इनडायरेक्ट सोर्स में हमने देखा मीटेरोइड्स कैसे होते हैं, वोल्केनो कैसे हेल्प करता है, कैसे सिस्मिक वेव्स हेल्प करती हैं। ये सोर्स होते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के। उसके बाद में हमने देखा कि पृथ्वी की जो मेन लेयर्स हैं, जो बेसिक क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो सबसे आधारभूत वर्गीकरण किया जाता है वो कौन सा है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, 3 लेयर्स में डिवीजन है। बट इसके अंदर अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। उन विशेषताओं का जैसे जैसे अध्ययन किया गया वैसे वैसे क्या है कि एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी हमारे सामने निकल कर आया। उस मॉडर्न क्लासिफिकेशन में लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड बेरिस्फीयर को ऐड किया गया था। बेरिस्फीयर में क्या है कि आपका जो सबसे आंतरिक भाग है जिसमें इनर कोर और आउटर कोर है वो शामिल होता है, उसे ऐड किया जाता है। जो आपका इनर मेंटल है, इनर मेंटल को बोला जाता है मेसोस्फीयर। यहाँ तक क्या है कि हमने एस्थेनोस्फीयर देख लिया है और ये आपका लिथोस्फीयर का पार्ट हो गया है। तो इस तरीके से डिवीजन किया गया है। उसके बाद में जो मेंटल का आगे का डिवीजन है वो हम आने वाले लेक्चर में हमारा करेंगे। थैंक यू। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगेन बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए।